दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें, देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू, तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। सलोनी अपनी होने वाली समधन रमा से कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी बहन जी ये रिश्ता पक्का ही है। अब हमारे खानदानी पंडित जी जो हैं, मैं उनसे इन दोनों की शादी की तारीख पता करवाती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक खानदानी पंडित जी है। मैं भी एक बार उनसे कह दूंगी और फिर जो भी तारीख हमें सही लगे शादी के लिए वही तय करेंगे हम। सब लोग मिलकर अभय और रूही का रिश्ता तय कर देते हैं। सलोनी अपने पति मोहन, बेटे अभय और अपनी सास मालती के साथ घर आई होती है कि तभी एक पटवारी आता है और कहता है, जी नमस्कार, सरकार यहाँ एक हाईवे बनवा रही है, तो आपका ये घर और जमीन उस हाईवे में जाएगा, जिसके बदले आपको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हमें इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी ये बिल्कुल सच है। हम कुछ दिनों बाद आएंगे सारी फॉर्मेलिटी के लिए और कुछ समय बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और तब मालती कहती है, अरे हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। आज ही रिश्ता तय हुआ है और आज ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। सच में लाखों में एक बहू है हमारी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। 1 करोड़ की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अभय और प्राची की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है। शादी करके प्राची अपने ससुराल आती है। प्राची ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करती है और प्राची को भी सभी लोग काफी ज्यादा मानते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे होते हैं, तभी सलोनी कहती है, अरे प्राची, अभय, तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों ने कुछ सोचा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? जल्दी से बता दो, फिर टिकट भी तो करवानी होगी ना। अरे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्राची, तुम्हारा कहीं जाने का मन कर रहा है तो बता दो, हम वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बहू, तू जहाँ जाना चाहती है बेझिझक बता। वो दादी सास जी, मेरा ना शुरू से ही मन है पेरिस जाने का। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम वहाँ हनीमून के लिए जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अगर तुझे अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का मन है तो बिल्कुल जाओ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम घूमो फिरो। अब यही तो उम्र होती है ना कहीं भी जाने की। बाद में कहाँ ही होगा कुछ। उम्र से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। जवानी में तो जा नहीं सकी, लेकिन अब बहुत मन है घूमने जाने का। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? बच्चे अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप कहाँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जा सकती मैं? बच्चों का मन पेरिस घूमने को कर सकता है, तो क्या मेरा मन नहीं कर सकता है? और बात साफ है, मैं भी घूमने जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी। माँ जी कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है ना, दादी सास भी चलेंगी। इनफैक्ट मैं भी तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक की तरह। सब बहुत मजे करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसी बहाने पूरा परिवार देश से बाहर जाएंगे घूमने। घूम तो आएंगे, लेकिन कहीं भी घूमने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए है ना जाने के लिए। अब वो बताओ कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने बताया तो था कि हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों को लेकर चलते हैं घूमने। और जब तक वापस आएंगे क्या पता हमें वो पैसे मिल जाएं। बहू की बात में दम तो लग रहा है। मैं बहू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कल ही किसी से बात करता हूँ और गिरवी रख देता हूँ। सभी घूमने जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। मोहन अगले दिन ही
किसी से बात करके अपनी जमीन गिरवी रख देता है और उन पैसों को लेकर सभी घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत मजे करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ दिनों बाद सभी वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। अगली सुबह जब सब लोग पेरिस की फोटो देख रहे थे, तब वो पटवारी वापस आता है और सबको बताते हुए कहता है, नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ जमीन के 1 करोड़ रुपए देने आए हैं ना? नहीं, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो जमीन आपकी हाईवे में गई थी ना, अब उसका रुख सरकार ने मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया है, इसलिए अब आपकी जमीन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। पटवारी इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। पटवारी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मालती कहती है, हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे कौन सी बहू उठा लाए? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी है। हमारा घर गिरवी रखवा दिया, अब कुछ दिनों में घर बिकवा देगी। दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें, देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू, तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। अभय, तुम सुन रहे हो ना मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब क्या तुम चुपचाप ये सब सुन लोगे मेरे बारे में? बोलो ना तुम कुछ। मुझे भी माँ और दादी की बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारा घर गिरवी रखना पड़ गया हमें। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा है तू खुद जा रही है, वरना तो मैं तुझे धक्के मारकर निकाल देती। घर में आए हुए महीना भर नहीं हुआ है, मेरा घर बिकवा दिया तूने। प्राची को बहुत कुछ सुनाया जाता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। ससुराल वालों में से कोई भी प्राची को वापस लाने के लिए नहीं जाता। कुछ दिनों बाद अभय की बुआ पूनम घर आती है और सबसे मिलते हुए कहती है, माफ करना भैया, मैं अभय की शादी में नहीं आ पाई। वो मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आती। खैर अब आ गई हूँ मैं अभय की पत्नी और अपनी बहू से मिलने। अच्छा ही है, उस अपशगुनी की शादी में नहीं आई तू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो इसी लायक है, इस घर में आई और हमारा घर गिरवी पर रख दिया। हमें सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो तो गए ही साथ में। हमारे ऊपर इतना कर्ज भी हो गया। पूनम को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर पूनम कहती है, अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि इस छोटी सोच वाले लोगों के साथ कोई नहीं रह सकता। अरे सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेगी। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के ही साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। पूनम सबको बहुत सुनाती है और ऐसा आईना दिखाती है कि सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन अभय प्राची को लेने चला जाता है। जब वो प्राची को लेकर आता है तो मोहन कहता है, बहू हमें माफ कर दो, घर की लक्ष्मी को हमने घर से ही निकाल दिया। हाँ बहू, हमारी गलती है जो पहले हमने बिना सोचे समझे घर गिरवी रखवा दिया और फिर बाद में इन सब का तुम्हें दोष दिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप सब माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोग बड़े हैं, कुछ सुना भी दिया तो कुछ हो थोड़ी गया है। प्राची से सब माफी मांगते हैं और फिर प्राची सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। बाद में सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी फिर पटवारी आता है और कहता है, मोहन जी, आपका अदीरपुर में जमीन है जहां अब मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको इन कागजात पर साइन करने हैं ताकि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे सकें, जो कि सरकारी मुआवजे के तौर पर है। 2 करोड़? सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर जिस तरह से सबने प्राची को कोसा था, वही सब अब 2 करोड़ रुपए मिलने का श्रेय भी प्राची को ही दे रहे थे। रोहित बहुत ही गरीब लड़का था जो एक कंपनी में वॉचमैन का काम करता था और उसी की तनख्वाह से अपना घर चलाता था।
रोहित एक रोज शाम के समय काम से लौटकर घर आता है और चुपचाप हॉल में बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आशा उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे उदास बैठे देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, आज तू काम से बड़ी जल्दी वापस आ गया और तू इतना परेशान क्यों है? माँ, आज काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी घर वापस आ गया। क्या हुआ? जरूर कोई बात है, तभी तू काम छोड़कर वापस घर आ गया। बताना क्या बात है? माँ, आज नेहा की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उसके ससुराल जाकर उससे मिल लूं। वैसे भी त्योहार आने वाला है, दीपावली, फिर उसके बाद भाई दूज भी आएगा। और इस बार ना पहला ऐसा भाई दूज होगा जब मेरी प्यारी बहन मेरे साथ नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ बेटा तेरी भावना को। तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे उसकी इतनी चिंता रहती है। लेकिन तू तो जानता है ना कि हम लोग उसके ससुराल वालों के आगे कुछ नहीं है। कहाँ उसके ससुराल वाले इतने अमीर और हम इतने गरीब। माँ, गरीब है तो क्या हुआ, गरीब भाई का भाई दूज नहीं होता क्या? मैं तो अपनी बहन को जरूर लेने जाऊंगा भाई दूज के दिन। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें पहले उसके ससुराल वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो तेरी बहन का ससुराल है, इसलिए तुझे वहाँ जाने से पहले सभी लोगों के लिए तोहफे का इंतजाम करना होगा। ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकता है। माँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें तो टाइम है ना। पहले जो कल है उसके बारे में सोचें। कल क्या है बेटा, मुझे याद नहीं है। माँ, आप अपनी बेटी का बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अगर उसकी शादी नहीं हुई होती ना तो 10 दिन पहले ही वो पूरा घर सर पे उठा के रखती और खुद ही सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देती कि मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, लेकिन फिर भी ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। खाली हाथ क्यों जाऊंगा माँ? आपके हाथ के बने हुए पेड़ है ना जो हर बर्थडे पे वो बनवाती थी, आप मुझे वही बनाकर दे देना, मैं वही लेकर जाऊंगा। हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारी जितनी हैसियत है हम वही तो करेंगे ना, वही लेके जाएंगे। और आपकी बेटी के लिए आपके हाथों के बने हुए पेड़े से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बहाने अपनी बहन से मिलना भी हो जाएगा और सबको भाई दूज के लिए घर आने का न्योता भी दे दूंगा। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा, लेकिन थोड़ा आराम से बात करिए उसके ससुराल वालों से, वरना कहीं वो लोग नेहा को मायके भेजने के लिए नहीं माने तो। वो लोग नहीं मानेंगे तो क्या हो गया माँ, मैं खुद जाऊंगा अपनी बहन के घर भाई दूज मनाने। तब तक मैं पैसों का इंतजाम भी कर लूंगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गरीब भाई का भाई दूज तो होके रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। अच्छा ठीक है, चले जाना मिलने। अब खुश? अब जाके हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, सुबह टाइम से चले जाना। अगले दिन सुबह रोहित जल्दी से तैयार होकर अपनी बहन नेहा से मिलने के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ आशा उसे रोकते हुए कहती है, आज मेरे बेटे के चेहरे की खुशी तो देखो। बिना उठाए न उठने वाला इंसान आज बिना उठाए ही उठ गया और तैयार भी हो गया। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। माँ, आपने ये बताने के लिए मुझे रोका है, जाने दीजिए ना माँ, लेट हो रहा है। अगर टाइम पे नहीं पहुँचा तो शाम को छुट्टी नहीं मिलेगी। जानती हूँ आज तुझे अपनी बहन से मिलने की बहुत जल्दी है, लेकिन लगता है अपनी रात वाली बात तो खुद ही भूल गया। बिना पेड़े लिए भागे ही जा रहा है। वहाँ पहुँचकर मुंह मीठा किससे करवाएगा अपनी बहन का? हाँ माँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रात को मिलूंगा आपसे। रोहित इतना कहकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम के समय अपनी माँ के दिए हुए पेड़े लेकर अपनी बहन के घर पहुँचता है और देखता है कि पूरा घर मेहमानों से भरा होता है और उनके घर में पार्टी चल रही होती है। तभी नेहा की नजर दरवाजे पर खड़े अपने भाई पर जाती है और वो भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, भाई आप यहाँ कैसे? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे लगा कि आप मेरा बर्थडे भूल गए। बहन, ऐसा कभी हुआ है कि तेरा बर्थडे हो और तेरा भाई तुझे विश करने ना आए? आप इतने दिन बाद क्यों आए? आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। माँ कैसी है? हाँ, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, तभी तो तेरे बर्थडे पे तुझे मिलने आ गया। ये ले, माँ ने ना इन पेड़ों के रूप में ना आशीर्वाद भेजा तेरे लिए। ये तेरे जन्मदिन की पार्टी चल रही है क्या? हाँ भाई, ये मेरे जन्मदिन की ही पार्टी है। आप अंदर आइए ना। नहीं बहन, रहने दे। जब तेरे ससुराल वालों ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हमें अपनी खुशी में शामिल करे, तो मुझे नहीं आना है। तुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं आ गया, वरना मैं कभी नहीं आता। नेहा और उसके भाई रोहित की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी नेहा की सास उर्मिला सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और गुस्से में कहती है, तुम इस गरीब हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम अपनी बहन के घर आने से पहले ढंग के कपड़े तो पहन लेते। तुम्हें शर्म नहीं आती है?
ऐसे बिना बुलाए किसी के भी घर में आने में। और तुम बहू, तुम्हें इस गरीबी से उठा लाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सभी घर वालों को हम गोद ले लेंगे। इनसे बोलो कि दोबारा यहाँ ना दिखाई दे। देखिए, मुझे नहीं पता था यहाँ पे पार्टी चल रही है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने आया था। अब मैं चलता हूँ। हो सके ना तो मेरी बहन को उसके गरीब भाई का भाई दूज करने के लिए जरूर भेज दीजिएगा। रोहित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई की इतनी बेइज्जती देखकर नेहा भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और भाई दूज का दिन आ जाता है। रोहित जैसे तैसे करके अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए तोहफे लेकर उनके घर जाता है और अपनी बहन की सास उर्मिला से हाथ जोड़कर कहता है, आंटी जी, आज तो भाई दूज है, कम से कम आज तो मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाने दीजिए। तुम फिर आ गए। मैंने बोला था ना कि अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, इस बड़े घर की बहू है और वो तुम्हारे गरीब घर में नहीं जाएगी। गरीबों का कोई त्योहार नहीं होता। माँ जी जाने दीजिए, आज भैया दूज है, आज के दिन तो मना मत करिए। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे घर नहीं जाएगी, और अगर तुम्हारे साथ जाएगी तो दोबारा इस घर में नहीं आएगी, और अब तुम मेरे घर दोबारा मत आना। उर्मिला की बात सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है और आगे बिना कुछ बोले ही अकेले ही अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहता है, माँ, इस बार मेरी बहन अपने गरीब भाई का भाई दूज नहीं कर पाएगी। उसके ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और उसे आने भी नहीं दिया। क्या सच में इस बार मेरा भाई दूज नहीं होगा माँ? रोहित इतना कहकर उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने भाई का भाई दूज ना कर पाने की वजह से अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसकी ननद शालिनी वहाँ आती है। उसे देखते ही नेहा उसे रोते हुए सारी बातें बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो नेहा का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है और गुस्से में कहती है, माँ, ये क्या तरीका है किसी के साथ ऐसे बात करने का? आज आपके पास पैसा है तो आप इंसानियत ही भूल गयी। आज आपने जो भी भाभी के भाई के साथ किया वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। अगर मेरे ससुराल वालों ने भाई के साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे ससुराल वाले आपसे कई ज्यादा अमीर हैं। रिश्ते अमीरी और गरीबी देखकर नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जाने दीजिए ननद जी, आपको माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखा माँ, आपने भाभी के भाई की कितनी इंसल्ट करी, फिर भी वो आपकी तरफ से ही बोल रही है। एक बार सोचकर देखिए, क्या आपने जो किया सही किया है? अपनी बेटी शालिनी की बात सुनकर उर्मिला की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे खुद अपने साथ भाई दूज के लिए उसके मायके लेकर जाती है और उसके परिवार वालों से भी माफी मांगती है। इस तरह से एक गरीब भाई का भाई दूज पूरे रीति रिवाज से और खुशी के साथ पूरा हो जाता है। मधुपुर गांव में एक चंचल नाम की लड़की थी। वो अपने भाई पिंटू के साथ रहा करती थी। पिंटू चंचल से उम्र में बहुत छोटा था। अपने माता पिता के जाने के बाद चंचल ही पिंटू का ख्याल रखती थी। चंचल गांव के सरपंच के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। एक दिन वो काम पर थोड़ा देर से पहुँचती है, तभी सरपंच की पत्नी सावित्री बोलती है, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। तुम रोज ही आजकल काम पर देर से आने लगी हो। आज के दिन की तुम्हारी पगार काटी जाएगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि नौकरी पर हमेशा समय पर आना चाहिए। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी एक दिन की पगार काट लेंगी तो मेरे एक टाइम का खाना चला जाएगा। यहाँ फ्री के पैसे नहीं है। काम करोगी तो दाम मिलेगा, वरना नहीं। अब जाकर काम करो, वरना अभी तो सिर्फ एक दिन की पगार काटी है। ज्यादा बकवास करी तो पूरे दिन की जाएगी। मालकिन, हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और तुम गरीबों की ये तो आदत ही हो गई है कि हर जगह अपनी गरीबी का रोना रो। चुपचाप जाकर काम करो। चंचल वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और तनख्वाह का दिन आता है, लेकिन सावित्री चंचल को आधी तनख्वाह ही देती है, जिसे देखकर चंचल दुखी हो जाती है। मालकिन, आज फिर आपने मुझे आधी तनख्वाह ही दी। कभी तो मुझे मेरी कमाई का पूरा हिस्सा दे दिया करो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूं?
पैसे मिलते ही कहीं तुम सबने मेरा काम छोड़ दिया तो? मालकिन, गरीबों का पैसा खाकर आप ठीक नहीं कर रही हो। कभी न कभी आपको इसका कर्ज जरूर चुकाना पड़ेगा। चंचल आधी तनख्वाह से घर का राशन लेकर अपने घर जाती है। तभी उसका भाई पिंटू से बोलता है, दीदी आज आपको आने में समय लग गया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पिंटू, सब ठीक है। पहले तू बता कि तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? दीदी वो मैडम ना कई दिनों से स्कूल की फीस मांग रही थी। अगर मैं आज जाता तो वो आज भी मांगती, इसलिए गया ही नहीं। ये ले पिंटू अपने स्कूल की फीस, और कल से एक भी छुट्टी मत करना स्कूल की। दीदी अगर मैं स्कूल की फीस जमा भी करवा दूंगा तब भी मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वो क्यों? स्कूल की फीस जमा करवाने के बाद भी तुम स्कूल क्यों नहीं जा पाओगे? दीदी ठंड भी तो आ रही है, मैडम ने बोला था ठंड के जो कपड़े होते हैं वो पहन के आने के लिए। अब इतने पैसे स्कूल की फीस के लिए भर दूंगा तो ठंड के कपड़े कहाँ से आएंगे? हम गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ये लो, तुम और पैसे ले लो। अब तो पूरी हो जाएगी ना तुम्हारी सारी जरूरतें। हाँ दीदी आप सब हो जाएगा, आप बहुत अच्छी हो। पिंटू चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है और चंचल राशन लेकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ चंचल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तभी एक दिन काम पर जाते हुए वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ मालकिन के यहाँ काम करके गुजारा नहीं होगा, मुझे कोई और भी काम करना पड़ेगा। मालकिन बना हुआ पैसा पूरा नहीं देती तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ाएंगी? आ गई तुम? हो गया तुम्हारा समय काम पर आने का? जी मालकिन, हो गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, गांव में मेरी बहन सन्नो के घर चली जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके घर कुछ मेहमान आने हैं। जी ठीक है मालकिन, आप जैसा कहें। लेकिन हाँ, वहाँ कोई ऐसा काम मत करना कि मेरी बदनामी हो। जो करना साफ सफाई और अच्छे से करना। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चंचल सन्नू के घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते सोचती है, चलो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस कंजूस मालकिन से पीछा तो छूटा। मुझे मालकिन ने भेजा है आपके घर। हाँ हाँ चंचल, जानती हूँ। मैंने ही छोटी से कहा था कि वो तुम्हें मेरे घर भेज दे। वो क्या है ना, मेरी कमर में बड़ी दिक्कत है, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करिए, मैं सारे काम कर लूंगी। चंचल रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है और कुछ घंटों में ही वो रसोई से लेकर पूरे घर का सारा काम खत्म कर देती है। तभी अचानक से रसोई की सफाई करते हुए उसके हाथ से कांच का महंगा डिनर सेट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी सन्नो भागते हुए रसोई में आती है। ये क्या हो गया? ये तो टूट गया। माफ करना मालकिन, गलती से टूट गया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं सेट की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुमने जानकर नहीं तोड़ा होगा। तुम तो ठीक हो ना? जी मालकिन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। मेरा भतीजा और उसकी माँ आ गए हैं। जी मालकिन, अभी लाती हूँ। मालकिन, मैंने फिर से रसोई साफ कर दी है और बचे हुए बर्तन को भी धो दिया। अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में बहुत मेहनती हो। पूरा दिन काम करके भी तुम्हारे होठों पर हंसी है। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे क्यों पैसे दे रही है? मुझे तो मेरी तनख्वाह आखिर में मिल जाएगी सावित्री मालकिन से। मैं ये पैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए दे रही हूँ और मेहनत के पैसों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन फिर भी ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मालकिन को पता चला कि मैंने आपसे पैसे लिए तो वो मेरे पूरे दिन की तनख्वाह काट देंगी। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे लिए काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो,
छोटी को कुछ पता नहीं चलेगा। और रही बात काम की, तो उसका भी तो कुछ देखती हूँ। सन्नो की बात से चंचल को थोड़ा सहारा मिलता है और वह सन्नो के दिए हुए पैसों को लेकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ सन्नो चंचल को गांव के एक हॉस्पिटल में रात के समय साफ सफाई का काम करने की नौकरी लगवा देती है। चंचल दिन में सावित्री के यहाँ काम करती और रात के समय हॉस्पिटल में, और उससे आने वाले पैसे से वो अपने भाई को पढ़ाया करती। अपनी बहन को दिन रात मेहनत करता देख पिंटू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन पिंटू चंचल को खाना देने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि वो पोंछा लगा रही होती है। दीदी, मैं कल से ना स्कूल छोड़ दूंगा। मुझे पढ़ाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरे कारण आपको अपने जीवन में सुख नहीं मिल पाता। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? वो दीदी, कल ना परीक्षा है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। फिर मुझे याद आ गया कि आज आप खाना लेकर नहीं आई हो, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। और वैसे भी अस्पताल घर के पास है। ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। अब तुम घर जाओ, कल पेपर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है दीदी। चंचल के कहने पर पिंटू घर आकर सो जाता है और सुबह होने पर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो पेपर देकर स्कूल से घर लौट रहा होता है। तभी उसी के गांव का एक महेश नाम का आदमी उसे आवाज देकर बोलता है, जो कि लॉटरी का काम करता था। पिंटू बेटा रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। पिंटू बेटा। हाँ महेश काका, क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रहे थे। बेटा तुम करोड़पति बन गए हो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं, समझ लो। अब चंचल बिटिया को कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने तुम गरीबों पर पैसों की बारिश कर दी है, बारिश। काका, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बताते तो समझ में भी आता। पिंटू बेटा, तुम्हारी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तुम तो अमीर हो गए भाई। तुम दोनों भाई बहन के अब सारे सपने पूरे हो गए। 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो काका? मैं तो ये सुन के पागल हो जाऊंगा। मैं अभी जाके दीदी को बताता हूँ और दीदी भी बहुत खुश होंगी। धन्यवाद काका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कारण हुआ है। ना आप उस दिन मुझे लॉटरी का टिकट के लिए बोलते और ना ही ये सब हो पाता। पिंटू भागते हुए घर आता है और चंचल को गले लगाकर कहता है, दीदी, हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। हम गरीबों के ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। ये क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बोलो। वैसे ही आज तबीयत ठीक नहीं थी, काम पर जाने में लेट हो गया। दीदी, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। पहेलियां मत बनाओ, सही सही बताओ। पिंटू चंचल को अपनी लॉटरी लगने वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। संग्रामपुर नामक गांव में नारायण दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे खेती करने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन नारायण दास अपनी बीवी सुनीता से अपने बेटे की शादी के बारे में बात करता है और कहता है, भाग्यवान, कब तक मैं इसी तरह खेती करता रहूंगा? बताओ मुझे। अब तो तुम्हारा लाल भी बड़ा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी के बाद आपकी मदद बेटा खेत में जाकर कर दिया करेगा, तो वहीं बहू मेरी मदद घर के काम में कर देगी। मुझसे भी अब घर के काम होते नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं भी कहीं बात चलाता हूँ कि इस नालायक के लिए अगर कोई किस्मत वाली लड़की मिल जाए, और अगर हमारी बहू की किस्मत अच्छी हुई तो हम दोनों बूढ़ों का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन बहू हमें अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें बीच मझधार में छोड़कर चल बैठे। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है, हम दोनों की मजबूरियों को वो जरूर समझेगा। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए। मैं अभी रीमा जी से बात करती हूँ। अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो जरूर बताएंगी और हम उसे अपनी बहू बना कर ले आएंगे। ठीक है, तुम बात करो, मैं भी देखता हूँ कि कहीं कोई गुणी बेटी हमारे सत्तू की किस्मत में आए और भाग्य बदल दे। चलो
अब सब कुछ ऊपर वालों के भरोसे है। नारायण दास और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन किरण आती है। अरे किरण जी, आइए आइए बैठिए। आज आप अचानक से हमारे घर पर आ गई, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती आपके घर पर। अरे नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं आपके साथ बैठकर 2 बातें करने आई हूँ। सोचा अकेले कितना ही बैठ जाऊँ, जरा आपके घर का चक्कर लगा लूँ, ऐसा सोचकर आ गई मैं। वैसे मेरे आने से आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके आने से हमें कोई परेशानी क्यों होगी भला? और बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आप अपने सत्तू के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। अगर बुरा लगे तो मुझे बता देना। अरे हाँ हाँ बोलिए ना, और मैं किसी की बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? वैसे भी बुरा मानने वाली जैसी कोई बात थोड़ी ना होगी। आप निश्चिंत होकर बोलिए, मैं आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है, क्या आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे भाई की बेटी आराधना से करना चाहेंगे? अगर आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनीता और नारायण दास किरण जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। गुजरते वक्त के साथ सुनीता के बेटे की शादी भी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता की बहू अपनी सास और ससुर से कहती है, अच्छे मोल भाव करता है वो, क्योंकि उसको बाजार के सारे चीजों का दाम पता है, लेकिन आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। अरे जब आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए आप। भाग्यवान, बस करो अपने बेटे की तारीफें करना और एक बार जरा अपनी बहू की तरफ भी देख लो। घर का काम करने के बाद खेत में भी काम करेगी बोल रही है। अरे तो आपका क्या फैसला है, बहू खेत में काम करेगी या नहीं, ये भी बता दीजिए, ताकि बेचारी आपके यहाँ के इंतजार में ना रहे। उम्मीद लगाकर बैठी हुई है बहू। नहीं, मेरे रहते हुए बहू खेत में काम नहीं करेगी। बहू, तुम घर संभालो और अपने पति के दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालो, ताकि उस नालायक के दिमाग में भी कुछ अकल आ जाए। नारायण दास अपनी बात को खत्म करते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपने ससुर को गुस्से में जाता देख आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे खेत में काम करना है, आप पापा जी को मनाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और पिताजी खेत में काम करें, आपके बेटे बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को कौन समझाए? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश का भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं पापा जी की मदद करती हूँ। अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जिससे हमारी ये गरीबी दोबारा कभी नहीं आएगी। खेती करके भला कौन सा किसान खुश रहा है? कभी देखा है किसानों को खुशियाँ मनाते हुए? हर साल सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता की बात सुनकर आराधना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सुनीता की कही बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थी। इसीलिए आराधना कुछ अलग करने का सोचती है, लेकिन खेती में ही। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी सास से बात करने का सोचती है। अगली सुबह आराधना अपने ससुर के खेत जाते ही अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खेती को लेकर। अगर मुझे कुछ जगह मिल जाए जिस पे मैं खेती कर सकूं, तो शायद हमारे जैसे किसानों को कभी आत्महत्या न करनी पड़े। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? कहीं पगला वगला तो नहीं गई है?
या सच में तेरे सर पर खेती का भूत चढ़ गया है? देख बहू, तू कुछ भी कर, लेकिन अपने सपने उतने ही देख जितना तू उन्हें पूरा कर सके। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने में तेरी भलाई है। माँ जी, मुझ पर यकीन रखिए और मदद के लिए आपका बेटा भी तो है। बस कुछ समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भी खुश रहा करेंगे। ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे मुझे भी बता, मैं भी तेरी कुछ मदद कर दिया करूंगी। आखिर मैं तेरी सास जो हूँ। माँ जी, मैं कीवी की खेती करना चाहती हूँ, जिससे हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। धीरे धीरे हम इस खेती को बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे लोगों तक ये तरकीब पहुँचा भी सकते हैं। लेकिन बहू, तूने कभी ऐसी फसल उगाई है जिसका तू जिक्र कर रही है? देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर तुझ पर भरोसा बहुत कर रही हूँ। तू कुछ भी कर सकती है तो मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ियो मत। आराधना अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर के आंगन में ही कीवी की खेती करने का फैसला करती है। अगले दिन खेती के लिए सभी चीजें लेकर आती है, जैसे खाद, कीटनाशक की दवाइयाँ, पौधे इत्यादि। आराधना छोटे छोटे कीवी के पौधे लगाती है और घर पर रहकर देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बेल बन गई और अब उसमें कीवी भी उगने लगी। बेल पर कीवी देखकर सुनीता खुश होकर अपनी बहू से कहती है, बहू बहू बहू, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर चल और देख, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरी कीवी के फल उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाहर चल और देख, तेरा सपना सच हो गया है बहू। हाँ माँ जी, ये हकीकत है। हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम इस कीवी को पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर जाकर बाजार में बेचेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आंगन में कीवी उगी है। मैं ये खुशखबरी तेरे ससुर जी को जरूर दूंगी। वो इस खुशखबरी को सुनेंगे ना, तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझ पर बहुत गर्व होगा मेरी बहू ने। माँ जी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। अब पापा जी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारी इस कीवी के खेत में। देख, तेरे ससुर जी भी आ रहे हैं। उनको मैं अब बताऊंगी कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था बहू। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वाह, क्या बात है बहू, कीवी लग गए हैं। सच में बहू, तूने जो कहा वो करके दिखाया। तेरे जैसी बहू को पाकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिताजी, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, जब खेत पूरा खाली होने लगे, बरसात हमारी फसल खराब कर देती है तो कितना दुख होता है, लेकिन हम कीवी की खेती भी कर सकते हैं। देख लिया मेरी बहू की कीवी की खेती। आप बताइए, मेरी बहू की कहीं गलती थी क्या? अब तो आप भी बहू के साथ कीवी की खेती करना शुरू कर देंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम दोनों खेती करा करेंगे और सत्तू बाजार जाकर कीवी का व्यापार करेगा। सुमन और अंजलि दोनों सगी बहनें थी, जिनकी शादी राहुल और अमित नाम के लड़के से हो जाती है। राहुल अपने घर का बड़ा बेटा था, जिसकी शादी सुमन से होती है और अमित की शादी अंजलि से। दोनों सगी बहनें देवरानी और जेठानी बन जाती हैं। अंजलि सीधी थी और सुमन थोड़ी चालाक, जिसके चलते जब कोई भी काम पड़ता तो वो बहन बन जाया करती, और जब हक की बात होती तो जेठानी और देवरानी। एक दिन सुबह के समय सुजाता अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। हाँ माँ जी, बोलिए। आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। दोनों मिलकर कुछ अच्छा बना लेना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। अब माँ जी को क्या बताऊँ कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी रसोई में कदम ही नहीं रखा। जी ठीक है, माँ जी बना लेंगे। बस आप हमें ये बता दीजिए कि बनाना क्या है। क्या हुआ सुमन बहू, तुझे क्यों सांप सूंघ गया? तू भी तो कोई जवाब दे।
बना लेगी या नहीं? जी जी माँ जी, बना लूंगी। जब आप दोनों ने पूछा और छोटी ने जवाब दे दिया तो मैं बीच में बोलना जरूरी नहीं समझती। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ और अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो बना लेना, लेकिन हाँ, शिकायत का कोई मौका मत देना। जी माँ जी, नहीं देंगे। अंजलि और सुमन वहाँ से चली जाती हैं और रसोई में जाकर खड़ी होती हैं। नए नए घर में आने के कारण उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, लेकिन फिर भी अंजलि फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने लगती है और सुमन रसोई की स्लैब पर बैठकर फोन चला रही थी। सुमन दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ जी ने हम दोनों को खाना बनाने को बोला है और आप है कि बैठी आराम से फोन चला रही हैं। अंजलि, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? शायद तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के साथ साथ तुम्हारी जेठानी भी हूँ। दोनों रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। हाँ दीदी, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ। माँ जी ने हम दोनों को साथ में खाना बनाने को बोला है। मुझे याद है सब कुछ, लेकिन ये तो तुझे भी पता है कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया। मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, उसके बाद भी तू ऐसे बोल रही है। लेकिन दीदी, अब माँ जी ने बोला है तो बनाना तो पड़ेगा ही, वरना उनको बुरा लगेगा। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई, इसे पटाना पड़ेगा मुझे। अंजलि, तू मेरी बहन है ना, प्लीज अपने साथ साथ मेरे हिस्से का भी खाना बना ले, वरना तेरी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। क्या तुझे अच्छा लगेगा? ठीक है, अब आप ज्यादा बेचारी मत बनिए, मैं बना लूंगी सारा खाना। अंजलि अपनी बहन की बातों में आ जाती है और अपने साथ साथ उसके हिस्से का भी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी सास फिर रसोई में आती है और कहती है, बहुओं, बन गया खाना या नहीं? मेहमान आ गए हैं, जल्दी से खाना लेकर बाहर आओ। जी माँ जी, बन गया सारा खाना। मैंने और अंजलि दोनों ने मिलकर सारा खाना बना लिया। दीदी माँ जी से कितनी आसानी से झूठ बोल देती है कि सारा खाना बनाया और नाम अपना लगा दिया। अंजलि बहू, तू क्या सोचने लगी? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर आओ दोनों बाहर। सुजाना इतना कहकर मेहमानों के पास चली जाती है और बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही अंजलि खाने की प्लेट लेकर आगे बढ़ती है, सुमन उसे रोक लेती है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और तेरी जेठानी भी, इसलिए तुझे मेरे से पीछे चलना चाहिए। दीदी आप कितनी चालू हो, जब काम करवाना था तो बहन बना लिया और जब तारीफ सुनने का समय आया तो जेठानी बन गई और मुझे पीछे कर दिया। मैंने वही किया जो सही है और जो सच है। चल अब मेरे पीछे। सुमन आगे और अंजलि उसके पीछे चल देती है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान उनका बनाया हुआ खाना खाते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद नेक के समय पर सुमन अंजलि को काम के बहाने रसोई में भेज देती है और सारा नेक खुद ले लेती है। दीदी मेरा नेक दो जो आपने बहाने से लिया है। क्या अंजलि, तू कुछ पैसों के लिए अपनी बहन से वसूली कर रही है? अब नेक तेरे पास रहे या मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तेरी जेठानी होने के नाते नेक मेरे पास रहना चाहिए। तू जाकर ना अपना काम कर। माँ जी देखिए ना, दीदी ने मुझे मेरे हिस्से का नेक नहीं दिया। आप बोलिए ना इनको, शायद दे दें। देख बहू, नेक उसी का हुआ जो वहाँ था। अब तू वहाँ थी नहीं तो तेरा नेक कैसा? सबकी बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन अंजलि कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी सुमन अपने पति की शर्ट लेकर उसके पास जाती है। अंजलि, तू मेरी बहन है ना, ये राहुल जी की शर्ट है, प्रेस कर दे। तू तो जानती है ना कि मुझसे कपड़े प्रेस नहीं होते हैं, उन्हें ऑफिस जाने को देर हो रही है। मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, मैं आपकी देवरानी हूँ। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी हैं। घर की ना सही, पति की जिम्मेदारी तो निभाइए। मुझसे ये सब काम नहीं होता है, तू मेरी बहन है ना, कर दे यार प्लीज। सुमन शर्ट अंजलि के पास ही रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि शर्ट प्रेस करके सुमन के कमरे में जाती है। राहुल अंजलि को देखकर कहता है, अंजलि, तुम मेरी शर्ट लेकर आई हो, और मैंने तो सुमन को दिया था प्रेस करने के लिए। जेठ जी, वो दीदी ने मुझे ये दी थी आपकी शर्ट प्रेस करने के लिए। मैंने नहीं दिया था, वो तो मैं करने जा रही थी,
फिर देखा ये पहले से ही कपड़े प्रेस कर रही है, तो सोचा इसी को दे दूं, मैं और काम कर लूंगी। अब देवरानी है मेरी, तो इतना तो कर ही सकती है ना। देवरानी तो है, लेकिन साथ में तुम्हारी बहन है, ये मत भूलो। वो तो मायके का रिश्ता है ना, यहाँ तो ये मेरी देवरानी है और मैं इसकी जेठानी, और इसे यही रिश्ता समझकर चलना होगा। उसी दिन सुमन की बातें सुनकर अंजलि को अपने साथ हो रहे भेदभाव का एहसास होता है और उस दिन से वो कसम खा लेती है कि अब वो अपनी बहन को जेठानी ही समझेगी, बहन बनकर उसका कोई काम नहीं करेगी। समय बीतता है। तभी एक दिन सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी राहुल अपने भाई अमित से कहता है, अमित, हम दोनों की शादी को बहुत समय हो चुका है, लेकिन ना तू कहीं घूमने गया ना ही मैं। भैया, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, इसलिए चुप ही रहा। और मुझे लगा शायद तेरे जाने का मन नहीं होगा। खैर छोड़ इन बातों को। अब बता, कहाँ जाना चाहेगा? मैं तो गोवा जाना चाहूंगी। लेकिन मैं कश्मीर जाऊंगी और जेठ से हम छोटे लोग हैं, इसलिए क्या हम पहले जा सकते हैं? नहीं, बड़ी मैं हूँ और तुम्हारी जेठानी भी, इसीलिए पहले मैं जाऊंगी। माँ जी, आप ही जेठानी जी को समझाइए कि बड़ों को हमेशा छोटों के सामने झुकना पड़ता है। बड़े तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं अपने से छोटे के लिए, और ये है कि हमें पहले घूमने नहीं भेज सकते। वैसे अंजलि बहू सही कह रही है, तू बड़ी है ना, तो कभी तो अपना बड़प्पन अच्छे कामों में दिखा लिया कर। यह सारा बड़प्पन सिर्फ अपनी बहन पर जेठानी बनकर रौब झाड़ने में ही दिखाएगी। माँ सही कह रही है, मेरा फैसला भी यही है। पहले अमित और अंजलि जाएंगे घूमने, बाद में मैं और तुम। भैया ऐसा कीजिए, आप ही चले जाइए, हम बाद में चले जाएंगे, नहीं तो भाभी का दिल टूट जाएगा। नहीं अमित, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने छोटे का सोचूं और उनकी खुशियों का ध्यान रखूं। बिल्कुल सही बोला राहुल बेटे ने। वैसे भी बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है, इस बहाने इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ जी, आपने आज तक कभी मेरे आराम के बारे में इतना नहीं सोचा जितना अंजलि के आराम के बारे में सोच रही हो। क्योंकि तू अपने सारे काम पहले ही अंजलि से करवा के आराम कर लेती है, और जब तारीफ करने का समय आता है तो तू खुद आगे हो जाती है। तू क्या सोचती है बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन माँ जी, आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। मैं तो उसी दिन सब समझ गई थी, जिस दिन तुम दोनों से खाना बनवाया था। क्योंकि अगर दो हाथ लगाकर खाना बनाता तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन स्वाद अलग अलग होता। लेकिन उस दिन सारे खाने का स्वाद एक ही था। इसका मतलब साफ था कि खाना सारा तूने ही बनाया है, क्योंकि जब मैं रसोई में गई थी तब तू ही काम कर रही थी। बुढ़िया तो बहुत चालू निकली, इसकी बात मानने में ही भलाई है। हाँ ठीक है, भेज दो इन दोनों को पहले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग अंजलि की बात मान लेते हैं और उसे उसके पति के साथ बाहर घुमाने के लिए भेज देते हैं। इस बार सुमन की चालाकी धरी की धरी रह जाती है और वो जेठानी बनकर घर में ही रह जाती है और अंजलि देवरानी बनकर पहले घूमने जाती है।